ओके बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था पॉली एसिडिक बेस एंड पॉली बेसिक एसिड के बारे में। हमने कहा था कि इनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। उसका रीजन हमने समझा था क्योंकि नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट जो फॉर्म हो रहा था एसिड के केस में वो H+ को अट्रैक्ट करता जा रहा था, तो हमें उसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, डिफिकल्टी बढ़ रही थी क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा था। ऐसे ही हमने बेस के केस में पढ़ा था। फिर बच्चों हमने बात की थी कुछ कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बारे में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में, लुईस एसिड लुईस बेस, आरिनियस एसिड आरिनियस बेस के बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने ब्रॉन्स्टेड में बच्चों आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हमें वाटर के ऊपर दो कंपाउंड्स मिल जाएं तो दोनों को हमें वीक कंसीडर करना है। जो ऊपर होगा वो एसिड, जो नीचे होगा वो बेस। ये हमने पढ़ा था, हमने इसका एक दो क्वेश्चंस भी किए थे और एग्जांपल्स भी समझे थे बच्चों। तो अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों देखिए HCl + HF, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे बच्चों तो यहां क्या हो रहा है कि HF जो है अपना H+ इसको डोनेट कर रहा है। HF जो है अपना H+ इसको डोनेट कर रहा है और HCl H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो बच्चों डोनर कौन हुआ? जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो बच्चों वो जो ट्रिक मैंने बताई थी अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो जो ऊपर होता है मैंने कहा था वो एसिड, जो नीचे होता है वो बेस। इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसे आप एक्सेप्शनल केस बोल सकते हो। बाकी सब जगह हमारी ट्रिक ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाती है, बस इस एग्जांपल में हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान। ट्रिक अप्लाई हो रही है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो रहा है कि HCl ट्रिक के अकॉर्डिंग एसिड होना चाहिए था, ऊपर है, HF नीचे है तो बेस होना चाहिए था। लेकिन यहां बस इतना सा चेंज हो गया है कि जो HCl है वो बेस है और HF जो है वो एसिड हो जाता है। तो HF जो है ना बच्चों हमेशा यहां पर एसिड बिहेवियर ही शो करता है। ठीक है, तो अब वही बात है, तो दोनों वाटर के ऊपर अगर दोनों हैं तो ये तो कंफर्म है कि दोनों की नेचर वीक ही होगी। तो ये होगा वीक बेस, ये होगा बच्चों वीक एसिड। और ये वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट है ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये वीक एसिड है तो इसका बनने वाला जो कॉन्जुगेट होगा ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। हमसे पूछा है वीक एसिड बताना है फॉलोइंग रिएक्शन में, तो वीक एसिड कौन हो गया बच्चों? HF। तो आंसर हो गया बच्चों हमारे पास सेकंड। क्लियर है, समझ में आई बच्चों बात? तो कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग लेविस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। हमसे पूछा इन चारों स्पीशीज में से कोई एक ऐसी स्पीशीज बताइए जो लेविस बेस भी हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, ब्रॉन्स्टेड एसिड दैट मीन्स प्रोटोन लूज करने की टेंडेंसी भी हो, ब्रॉन्स्टेड बेस जिसमें प्रोटोन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी हो। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनिया में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हां इसके पास लोन पेयर है तो इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट। सो इसमें लुईस बेस कैरेक्टर है। लोन पेयर है बच्चों तो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है लाइक दिस, और क्या फॉर्म करेगा ये NH4 पॉजिटिव। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं थ्रू दिस लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, मैंने आपको समझाया था। तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा और H+ एक्सेप्ट करने वालों को कहते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये बच्चों ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। ठीक है, ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये लेविस बेस है। और एक और बात बच्चों, NH3 की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोटोन लूज भी कर सकता है। जब ये एक प्रोटोन लूज कर देगा तो ये इस तरह से स्पीशीज बनाएगा। तो बच्चों अब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी बिहेवियर शो कर रहा है। तो अमोनिया प्रोटोन लूज भी कर सकता है, प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर सकता है, लोन पेयर डोनर भी है। सो इसलिए बच्चों अमोनिया हमारे पास तीनों में जस्टिफाई हो रहा है। BF3 बच्चों बोरोन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बल्कि इसमें बोरोन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये तो लुईस एसिड हो जाएगा बच्चों। कार्बन बच्चों इसमें भी CH4 के पास कार्बन के बाद लोन पेयर नहीं है तो ये लुईस बेस नहीं होगा। ठीक है,
BH3 इसमें भी बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट अमोनिया, जो तीनों बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ा था बच्चों। हमें बताना इन चारों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इनके पेरेंट मॉलिक्यूल का एसिडिक बिहेवियर चेक करना होगा। इन चारों का जो पेरेंट एसिड होगा वो जितना वीक होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही स्ट्रांग होगा। हमने पढ़ा था वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है। तो चेक करते हैं बच्चों, इसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन है? HClO4। कौन है बच्चों इसका पेरेंट मॉलिक्यूल? HClO4। इसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन है? H2CO3। इसका पेरेंट एसिड HF और इसका पेरेंट एसिड है H2SO4। हमने इन सब में एक एक प्रोटॉन वापस से डाल दिया और इनका पेरेंट मॉलिक्यूल बना लिया। अब इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? तो मैंने आपको बताया था पर क्लोरिक एसिड HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जनरली। तो बच्चों ये एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन चारों में ये एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो वीकेस्ट होगा। तो ये हो गया वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस इन चारों में, क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट। हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, तो फर्स्ट आंसर तो नहीं है बच्चों। सेकंड, फोर्थ चेक करते हैं। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो कंफर्म है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट उतना ही वीकेस्ट होगा। अब ये है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये तो दोनों आंसर नहीं हो सकते हमारे। अब इन दोनों में चेक करते हैं बच्चों, ये दोनों ही वीक एसिड हैं, दोनों ही वीक एसिड हैं। अब इन दोनों में से भी इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वीकेस्ट है, ये वीकर एसिड है। किससे? देन HF। दोनों वीक हैं बच्चों, लेकिन HF से H2CO3 ज्यादा वीक होता है, जो हमने ब्रॉन्स्टेड की सीरीज देखी थी उसमें भी हम देख सकते हैं। तो H2CO3 का एसिडिक नेचर HF से ज्यादा वीक है। तो बच्चों जब इसका एसिड ज्यादा वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये हो गया स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। तो इसलिए आंसर हो गया बच्चों हमारे पास सेकंड। समझ में आया? ये स्ट्रांग एसिड, ये स्ट्रांग एसिड, तो दोनों का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगा, ये कंफर्म हो गया। ये दोनों वीक एसिड हैं, H2CO3 का नेचर HF से ज्यादा वीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इस कॉन्जुगेट से ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻³ MH2S इफ α1 एंड α2 गिवन है। अब बच्चों हमने पॉली बेसिक एसिड पढ़ा था। पॉली बेसिक एसिड में हमने क्या पढ़ा था कि जो वीक एसिड एक से ज्यादा H+ डोनेट कर सकता हो, लेकिन एक बार में सारे H+ डोनेट नहीं करता, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो अपने H+ डोनेट करता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम, जब वो सबसे पहला H+ डोनेट करेगा तो उसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। जब वो फर्दर एक H+ डोनेट करेगा तो उसका भी कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो बच्चों हमें दोनों स्टेप का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिसोसिएशन गिवन है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें गिवन है H2S के लिए α1, α2 और कॉन्सेंट्रेशन। तो अब बच्चों इसको समझते हैं कि H2S जब आयनाइज होगा तो वो सबसे पहले इस तरह आयनाइज होगा, ठीक है, ये इस तरह से आयनाइज होगा। इसने फर्स्ट H+ अपना रिलीज कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, इनिशियली आयंस अभी हमको नहीं मिलते हैं, 0। लेट C माइनस Cα1, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी पढ़ा था हमने, हम यहाँ Cα लिखते थे। मैं इस बार इसको α1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये फर्स्ट H+ अपना रिलीज कर रहा है, फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ये कितना फॉर्म होगा? Cα1, यहां तक ठीक है बच्चों।
अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास स्पीशीज फॉर्म हुई है ये वाली HS माइनस, अभी इसके पास एक H प्लस डोनेट करने की कैपेसिटी और है, तो ये अपना H प्लस फर्दर और रिलीज करेगा। तो जब ये फर्दर अपना एक H प्लस और रिलीज करेगा तो अब हो जाएगा ये H प्लस प्लस S माइनस 2। तो जो HS माइनस यहां फॉर्म हुआ है ना बच्चों, ये कोई नया स्पीशीज नहीं है, कहीं नया नहीं लाए हम। ये जो HS माइनस फॉर्म हुआ है वही सेकंड स्टेप में वही फर्दर अपना H प्लस रिलीज करेगा। तो अब आप लोग मुझे बताइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहां है बच्चों, ये रहा ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये जो HS माइनस यहां फॉर्म हुआ है वो कितना फॉर्म हुआ है, C-alpha 1, और अब वही फर्दर सेकंड स्टेप में आगे आयनाइज होगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल मेरे पास है C-alpha 1। ये दोनों इनिशियली फॉर्म नहीं हुए t = 0 पर, ठीक है। अब टाइम t पर क्या होगा, टाइम t पर क्या होगा, C-alpha 1 तो पहले से है, उसमें से माइनस कितना होगा अब, C-alpha 1 alpha 2। सिंपल लॉजिक, यहां C में से C-alpha 1 हो रहा था, यहां C-alpha 1 मेरे पास पहले से है तो C-alpha 1 alpha 2। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको अल्फा = x/c बताया था। इस बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे पास, C-alpha 1 है, C-alpha 1 है मेरे पास, क्लियर है। तो यहां ये है alpha 2, तो मेरे पास x = कितना हो गया बच्चों, C-alpha 1 alpha 2। क्या हो गया बच्चों मेरे पास, यहां से x की वैल्यू आ गई C-alpha 1 alpha 2। तो एक्चुअली आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि सपोज मैंने यहां से x कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट कर रहा हूं, मैं यहां से x कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट कर रहा हूं, मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, तो alpha 2, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन alpha 2 होगा क्योंकि सेकेंड स्टेप है। तो alpha 2 = x/C-alpha 1, तो x = हो गया C-alpha 1 alpha 2। तो इसलिए बच्चों हमने यहां पे पुट किया C-alpha 1 alpha 2। तो ये दोनों कितने फॉर्म होंगे, इतने ही फॉर्म होंगे, ठीक है यहां तक। अब बच्चों हमसे पूछा क्या है, pH पूछा है। तो अगर आप देखो तो ये जो H प्लस है मेरे पास, इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले कितनी थी, C-alpha 1। फिर हमारे पास H प्लस यहां से और फॉर्म हुआ, अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C-alpha 1 alpha 2। तो H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई बच्चों, C-alpha 1 + C-alpha 1 alpha 2। ये मेरे पास इस पूरे कंटेनर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। दिस कॉन्सेंट्रेशन, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन प्लस ये वाली कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब यहां से C कॉमन आ जाएगा बच्चों। अब हमें सिंपली सॉल्व करना है, तो देखते हैं। ये H प्लस की मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई टोटल, C को मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। मुझे alpha 1 गिवन है, alpha 2 गिवन है, मैंने पुट कर दी वैल्यू। इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये आया। बहुत इजी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब मेरे पास H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, मैं इसको pH के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, दैट इज -of log H प्लस। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल बच्चों, इसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब pH के फॉर्मूले में मैंने इसको पुट कर दिया। log 8.4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.92। तो log A - log B, log A - log B, -4 कहां आ जाएगा, आगे। और log 8 की वैल्यू, 8.4 की वैल्यू हमने 0.92 पुट कर दी। इसको सॉल्व किया, मेरे पास pH आ गया 3.08। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। तो इसे कहते हैं कि जब एक से ज्यादा स्टेप में आयनाइजेशन हो, जो कि पॉलीबेसिक एसिड की एक फीचर है, तो इस तरह से उसका H प्लस निकालते हैं। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। आप सिंपली ये रिलेशन याद रख सकते हो, सिंपली आप ये रिलेशन याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार बच्चों हम 3OH पॉली एसिडिक बेस की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 H प्लस रिलीज किए थे, 2 स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा था। इस बार हम 3 स्टेप का आयनाइजेशन की बात करते हैं। तो बच्चों बहुत इजी हो जाएगा। वहां H प्लस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन आया था C-alpha 1 + C-alpha 1 alpha 2। तो बच्चों उसी तरह से हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखते हैं, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है alpha 1 alpha 2 alpha 3 अप्रोक्सीमेटली 0 क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
if its first dissociation is 100%, second dissociation is 50% and third dissociation is negligible, क्योंकि हम जानते हैं धीरे धीरे डिसोसिएशन कम होता जाता है, तो उसने बोल दिया कि थर्ड डिसोसिएशन आपको नेग्लिजिबल ही लेकर चलना है। तो बच्चों अब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से C α1 प्लस α2 प्लस α1 α2 α3, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया बच्चों कि 2 स्टेप में हो रहा था। तो H प्लस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन C α1 प्लस C α1 α2 आया था। तो बच्चों थर्ड आयनाइजेशन है तो C α1 α2 α3 हो जाएगा। तो हमको पूरा डेरिवेशन दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से हमने डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल लिया। अब α3 तो अप्रोक्सीमेटली 0 है। अब इन सबकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पुट कर दी वैल्यू बच्चों। α1 गिवन है 100%, 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 0.5, हमने वैल्यू पुट कर दी। ये पूरा टर्म तो बच्चों 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास OH माइनस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब मैं यहां से पहले क्या निकालूंगा, POH। तो बच्चों हम जानते हैं POH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस होता है। इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। log A इंटू बी, log A प्लस log B, -4 कहां जाएगा बच्चों आगे। log 9 की वैल्यू कितनी होती है, 0.96। सॉल्व किया बच्चों, POH आ गया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, pH पूछा है। तो हम रिलेशन जानते हैं 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH, POH की मैंने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, pH का आंसर आ गया। तो ये तो बच्चों हम कई बार कर चुके हैं, मेन इसमें नया बच्चों हमारे पास ये था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आए बच्चों बात। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर -3 MH2S इफ K1 गिवन है, K2 गिवन है। हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है स्टेप बाय स्टेप 1 और 2 का। अब हमें pH निकालना है। तो बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो हमने वीक एसिड के लिए पहले पढ़ा था, H प्लस इज इक्वल्स टू √ Ka इंटू C। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन ये फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था, जब मोनो बेसिक एसिड होता है। मोनो बेसिक एसिड के लिए हमने H प्लस का फॉर्मूला ये पढ़ा था बच्चों। लेकिन ये हमारा एसिड कैसा है, डाई बेसिक एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। ये 2 H प्लस रिलीज करेगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पढ़ा था फॉर मोनो बेसिक एसिड। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन में कैसे करें, तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं K1 और K2 की वैल्यू में। अगर आप देखो बच्चों मैथमेटिकली ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -7 से बहुत स्मॉलर वैल्यू है। क्या, अगर हम 10 टू द पावर -3 और -7 को कंपेयर करें तो 10 टू द पावर -13 इज वेरी स्मॉलर देन 10 टू द पावर -7। इसलिए बच्चों हम इस वैल्यू को नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको H प्लस के टोटल कॉन्सेंट्रेशन में ऐड भी करेंगे तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे बच्चों। तो K1 इज वेरी ग्रेटर देन K2, इसलिए H प्लस इक्वल्स टू √ K1 इंटू C। तो यहां हम K2 को क्या मानकर चल रहे हैं बच्चों, नेग्लिजिबल, यहां बोले नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो जो फॉर्मूला मोनो बेसिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं, वही फॉर्मूला अब हम बच्चों डाई बेसिक एसिड के लिए भी यूज कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूला हम सेम, क्योंकि यहां K2 छोटी वैल्यू है, हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब K1 मुझे गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, 10, और 10 टू द पावर -10 का √ 10 टू द पावर -5। अब pH बच्चों -5 आगे आ जाएगा, pH की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 5। हमसे पूछा था pH क्या होगा, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 5। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर -2 m ग्लाइसिन सॉल्यूशन। Ka1 गिवन है, K2 गिवन है। बच्चों लास्ट टाइप का ही क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां K1 K2 गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, H2S गिवन था। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमें साफ पता लग रहा है कि जो H2S है वो डाइप्रोटिक एसिड है, 2 प्रोटॉन लूज कर सकता है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में ग्लाइसिन सॉल्यूशन में, याद करो हमने ग्लाइसिन डिस्कस किया था, तो ये एम्फोलाइट है। ग्लाइसिन का हमने एग्जांपल देखा था, जो अंदर अपना एक प्रोटॉन लूज कर रहा है और एक्सचेंज भी करता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर। तो ग्लाइसिन एम्फोलाइट है, और एम्फोलाइट के लिए pH का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था डायरेक्ट
pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बच्चों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, Ka1 से pKa1 लेकर आता हूं। तो pKa1 इक्वल्स टू माइनस लॉग K1, हमने वैल्यू पुट कर दी बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, log A इंटू बी, तो log A प्लस log B हो जाएगा। log 4.5 की वैल्यू बच्चों 0.65, ये कैसे लिखी मैंने, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है 4.5 की वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, तो हमने थोड़ी सी ज्यादा ले ली। आप अप्रोक्सीमेटली ये भी ले सकते हो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा बच्चों। सॉल्व किया 2.35। नाउ pKa2 माइनस लॉग K2 log 1.7, ये मुझे वैल्यू गिवन है। A इंटू बी, अब 1.7 log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.30। तो 1.72 से थोड़ा छोटा है, तो 0.30 से थोड़ी छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं, दैट इज 0.25 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इससे थोड़ा छोटा वैल्यू यहां पे यूज कर लिया, -10 आगे आ जाएगा। सॉल्व किया 9.75। अब मेरे पास pKa1 आ गया, pKa2 आ गया। नाउ pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 बाय 2 फॉर एम्फोलाइट, दैट इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बच्चों एम्फोलाइट है, ये हमें एग्जांपल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास pH आ गया 6.05। क्लियर बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे पास इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? एक्चुअली बच्चों प्रैक्टिकल लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक एंड पॉइंट आता है जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। उस कंप्लीशन पर हमें ये देखना होता है कि रिएक्शन, अब जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। हमने इसका न्यूमेरिकल सेक्शन भी किया था कि अगर एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा हो तो हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा हो तो हम उसको बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो तो हम उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमें बाहर से देखने पर कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर की डाल देते हैं। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है एसिड बेस का, तो उस टाइम इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। अगर रिएक्शन एसिडिक है, मतलब H+ एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इंडिकेटर अपना कुछ अलग कलर शो करेगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक है आफ्टर रिएक्शन, तो इंडिकेटर अपना अलग कलर शो करेगा। अलग अलग इंडिकेटर्स के अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल है तो उसका अलग कलर होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन जब कंप्लीट होगा तो इंडिकेटर के कलर चेंज से एक्चुअली हमें पता लगता है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट अंडरगोस चेंज इन इट्स कलर टू शो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब जहां रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जहां न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, उसे एंड पॉइंट कहते हैं ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन। नाउ टाइट्रेशन का मतलब, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइट्रेशन का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस में बच्चों दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं प्रैक्टिकली तो उसे टाइट्रेशन कहते हैं, जिसमें हमें एसिड या बेस में से किसी एक का कुछ भी बच्चों हमारे पास अननोन होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन अननोन होगा या वॉल्यूम अननोन होगा। जनरली हम वॉल्यूम उसमें फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो हमें सपोज एसिड की नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है। अब हम जिस बेस के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता करना है कि उस बेस का कितना वॉल्यूम उस एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो एक नोन होता है, एक अननोन होता है बच्चों, दैट इज टाइट्रेशन। तो कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं इसके लिए कि बच्चों सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है छोटा सा, इसमें हमने सपोज एक नोन एसिड रखा हुआ है जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है, इसका वॉल्यूम भी हमें पता है। ठीक है, इस एसिड का हमें नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पता है, नोन है। अब हम इसको एक बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवाना चाहते हैं, रिएक्ट करवाना चाहते हैं। उसके लिए बच्चों इसमें क्या लेना होता है, ऊपर से यहां एक
एक बच्चों इस टाइप का एक एपरेटस होता है जिसे ब्यूरेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? ब्यूरेट कहते हैं, जिसमें यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा होता है। हम इस स्टॉप कॉक के अकॉर्डिंग इसका जो ऊपर से सॉल्यूशन वॉल्यूम आएगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको किसी भी टाइम पर बंद या ऑन कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों हमने सपोज एक बेस भर दिया है, इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है, लेकिन इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस बेस का कितना वॉल्यूम इस एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो सपोज हमें फाइंड आउट करना है, वो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम ले रखा होगा, ठीक है, हमने इसका इनिशियली कुछ वॉल्यूम ले रखा है, लेकिन अब जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को ओपन करोगे स्टॉप कोक को, धीरे धीरे सॉल्यूशन नीचे जाएगा, ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन नीचे जाएगा। ठीक है, यहां तक ये नॉर्मल प्रोसेस है कि एक छोटे से कंटेनर में, फ्लास्क में आपने एसिड ले लिया, उसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम आपको पता है। ऊपर से ब्यूरेट में आपने एक बेस भरा, उसका कितना वॉल्यूम इसके साथ रिएक्ट करेगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। ठीक है, तो अब जैसे स्टॉप कॉक ओपन करेंगे, इसका ड्रॉप वाइज नीचे गिरता जाएगा, रिएक्ट करता जाएगा और इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली जैसे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर की भी ऐड कर देते हैं। हम इसमें कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर की भी ऐड कर देते हैं। अब ऊपर से ब्यूरेट हमने स्टॉप को ओपन किया हुआ है, ऊपर से बेस धीरे धीरे आ रहा है, रिएक्शन हो रही है, फ्लास्क को धीरे धीरे शेक करते रहते हैं ताकि वो इजीली मिक्स होते रहें। ऊपर से हम बेस को नीचे फ्लो होने दे रहे हैं, बेस की एक एक ड्रॉप नीचे गिरती रहती है, इंडिकेटर की हम कुछ ड्रॉप्स डाल चुके हैं। अब जब ये एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ये एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उस टाइम ये इंडिकेटर यहां पर इस सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करने लग जाता है। वो मैकेनिज्म अभी हमको समझनी है कि इंडिकेटर कैसे कलर चेंज करता है, वही हमें एक्चुअली समझना है। ठीक है, तो जैसे ही ये बेस और एसिड रिएक्ट कर लेते हैं, एंड पॉइंट आ जाता है, न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, उस टाइम इंडिकेटर यहां पर अपना कलर चेंज करने लग जाता है। और जैसे इंडिकेटर का कलर चेंज स्टार्ट हो जाता है, हम स्टॉप कोक को बंद कर देते हैं। जैसे हम स्टॉप कोक को बंद करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा था, सपोज यहां पहुंच गया, तो अब इस बेस ने कितना रिएक्ट किया वो वॉल्यूम हमें यहां से पता लग जाता है, फिर वो प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं। वो अभी एक्चुअली हमको यहां नहीं देखना है। तो अब इंडिकेटर ने कलर चेंज शो कर दिया। अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है तो इंडिकेटर अपना कलर शो करेगा, बेसिक है तो करेगा, न्यूट्रल है तो करेगा, या जो भी हमें उसके बारे में अब समझना है। तो दैट इज अ सिंपल एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि एक फ्लास्क में हमने एसिड लिया, ऊपर ब्यूरेट होता है, उसमें स्टॉप कोक होता है, हम शुरू में कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर डाल देते हैं, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ही दोनों का रिएक्शन खत्म होता है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करना शो कर देता है। दैट इज टाइट्रेशन, दैट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, अब दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक एसिडिक इंडिकेटर और एक होता है बच्चों बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो H बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है H+ को, और इंडिकेटर को हमने लिखा है In-। तो एसिडिक इंडिकेटर ऑब्वियस सी बात है H+ रिलीज करेगा, उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमने डिनोट कर दिया In इंडिकेटर। उसका एग्जाम्पल जो हमें समझना है वो है बच्चों फिनोल्फथैलीन। इसका एग्जाम्पल क्या है? फिनोल्फथैलीन। HPH को इसको से डिनोट करते हैं, ये H+, ये PH-। तो एसिडिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है फिनोल्फथैलीन, जिसे हम डिनोट करते हैं HPH से, और ये बच्चों इस तरह से आयनाइज होता है। देखो ये H+ रिलीज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इंडिकेटर। ये कलर हमें याद रखना है कि इसका जो PH- होता है, आयनाइज्ड फॉर्म होता है, उसका कलर पिंक होता है, और जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है तो ये कलरलेस होता है। तो फिनोल्फथैलीन का अनआयनाइज्ड कलरलेस होता है और इसका आयनाइज्ड फॉर्म, आयनाइज्ड पार्ट पिंक कलर का होता है। ये हमें याद रखना है। बेसिक इंडिकेटर जिसमें बच्चों ये In+ और ये OH-, इंडिकेटर का In कैटायन और OH- और बेस। इसका एग्जाम्पल हमें देखना है मिथाइल ऑरेंज। ये किस तरह से आयनाइज होता है बच्चों? इस तरह से। इसका अनआयनाइज्ड पार्ट
इसका अनआयनाइज्ड पार्ट येलो कलर का होता है और इसका आयनाइज्ड पार्ट ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमें दो एग्जाम्पल एसिड बेस के याद रखने हैं। एसिडिक इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन, अनआयनाइज्ड में कलरलेस, आयनाइज्ड में पिंक, अनआयनाइज्ड में येलो और ये आयनाइज्ड में कौन सा, ऑरेंज रेड। ठीक है, अब हमें समझना है कि एंड पॉइंट पर ये इंडिकेटर दोनों अपना कलर कैसे कैसे चेंज शो करते हैं, उसकी मैकेनिज्म हमें समझनी है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए कुछ थ्योरी गिवन है। ऑस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। ऑस्टवाल्ड ने हमें समझाया है कि इंडिकेटर अपना कलर किस मैकेनिज्म के थ्रू चेंज करते हैं। ऑस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग ऑल द इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस। इन्होंने कहा कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। एवरी इंडिकेटर, हर इंडिकेटर लाइट कलर का होता है इन इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड डार्क कलर इन आयनाइज्ड फॉर्म। जैसे हमने फिनोल्फथैलीन में देखा था, अनआयनाइज्ड कलरलेस और आयनाइज्ड पिंक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इंडिकेटर हैज वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियम ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। यही बच्चों में एक्चुअली हमें समझना है। तो हम समझते हैं सबसे पहले एसिडिक इंडिकेटर का मैकेनिज्म। उसका एग्जाम्पल हम कौन ले रहे हैं, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों एसिड बेस का हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? सपोज हमने ऊपर से फिनोल्फथैलीन की कुछ ड्रॉप डाल रखी हैं, तो फिनोल्फथैलीन एंड पॉइंट पर अपना कलर कैसे चेंज करता है इन एसिडिक मीडियम, वो हमें देखना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर बेस से ज्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा। उसमें फ्री क्या बचेंगे, H+। तो सॉल्यूशन में क्या फ्री बचे हुए हैं, H+ बचे हुए हैं। आपने ऊपर से क्या डाल रखा है ऑलरेडी, एक दो ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स आपने किसकी डाल रखी है, फिनोल्फथैलीन की डाल रखी हैं। तो फिनोल्फथैलीन इस तरह से आयनाइज होता है बच्चों, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है। उसमें फ्री H+ पहले से पड़े हुए हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या हुआ, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, कॉमन आयन हो गया ना बच्चों। कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी HPH का आयनाइजेशन कम हो गया। तो ये वाला फॉर्म ज्यादा मिल रहा है और इसका कलर कलरलेस होता है और ये होता है पिंक। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती जा रही है, ये हमें ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब हो गया बच्चों कलरलेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब कि अगर आपने कुछ ड्रॉप फिनोल्फथैलीन की डाल रखी हैं और एसिड बेस ने रिएक्शन कर ली, तो अगर कलरलेस हो गया आफ्टर एंड पॉइंट, मतलब अगर हम बोले आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन अगर रिएक्शन कलरलेस दिख रही है तो हम बोल देंगे कि एसिडिक मीडियम है। क्यों? क्योंकि फिनोल्फथैलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया बच्चों? अब हम केस सेकंड पढ़ते हैं, बेसिक मीडियम। अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद सपोज फ्री OH- पड़े हुए हैं और हमने फिनोल्फथैलीन की कुछ ड्रॉप्स डाल रखी हैं। तो अगर मीडियम बेसिक हुआ तो क्या होगा, जो OH- मीडियम में पड़ा हुआ है और फिनोल्फथैलीन का H+, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो H+ कम हो जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो pH- का कलर पिंक होता है। तो अब क्या होगा, पिंक कलर ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। तो क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक है, हमको बाहर से देख के कैसे पता लगेगा, हमें पता है हमने बाहर से फिनोल्फथैलीन डाला है। अगर आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन कलर पिंक हो गया फिनोल्फथैलीन मिलाने से, इसका मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर कलरलेस ही रहा तो बोल देंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है। दैट इज अ फिनोमिना। समझ आई बच्चों बात? अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फिनोल्फथैलीन है ये सबसे अच्छा कब वर्क करेगा, किस टाइट्रेशन में कब ये बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो देखो बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, अगर मीडियम स्ट्रॉन्ग बेसिक हुआ तो OH- हमें ज्यादा मिलेगा। OH- ज्यादा मिलेगा तो वो H+ से रिएक्ट ज्यादा करेगा, तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, तो हमें पिंक कलर उतना ही ज्यादा और जल्दी मिलेगा, तो प्रोसेस फास्ट होगा, तो ये अच्छे से वर्क कर पाएगा।
तो बच्चों एक कंडीशन क्या हुई कि फिनोल्फथैलीन वर्क्स बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये अच्छे से वर्क कर पाता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स OH माइनस मोर इजीली, सो दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड इजीली एंड कलर बिकम्स पिंक। कलर बिकम्स पिंक। तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारा फिनोल्फथैलीन है बच्चों, ये फिनोल्फथैलीन है। अब स्ट्रॉन्ग बेस आया, स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस हमको इजीली मिलेगा, OH माइनस ज्यादा मिलेगा, इजीली मिलेगा, तो दोनों के बीच में रिएक्शन फास्ट होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट जल्दी होगी, तो पिंक कलर हमें जल्दी और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब फिनोल्फथैलीन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाता है। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक इंडिकेटर की। किसकी बच्चों? बेसिक इंडिकेटर। अब सेम मैकेनिज्म, बेसिक इंडिकेटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में मिथाइल ऑरेंज हम समझ रहे हैं येलो, और आयनाइज्ड फॉर्म में ऑरेंज रेड। अब वही दो केस बच्चों, केस 1 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन पड़ा हुआ है फ्री? H+। वो H+ इस OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो OH माइनस कम होता जाएगा, रिएक्शन आगे शिफ्ट होती जाएगी, तो मुझे कलर क्या मिलता जाएगा? ऑरेंज रेड कलर मिलता जाएगा बच्चों। तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। कहां शिफ्ट होती जाएगी बच्चों? रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। तो H+ आया, उसने OH माइनस के साथ रिएक्शन करी, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जा रही है, तो ये मुझे ज्यादा मिलता जा रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, तो ऑरेंज रेड कलर होता जाएगा, तो ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ऑड आयन इफेक्ट है। केस 2 देखते हैं, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कौन आएगा बच्चों? OH माइनस, तो कॉमन आयन हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो कलर क्या मिलता जाएगा? येलो। तो बच्चों इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती जा रही है, तो येलो कलर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर आपने यूज किया है, अगर उसका कलर येलो है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन सॉल्यूशन बेसिक मीडियम है। अगर उसका कलर ऑरेंज रेड हो गया है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तो हम कहेंगे एसिडिक मीडियम है। समझ आया बच्चों? क्लियर है? अब आप वही बात बताइए कि ये कब अच्छे से वर्क करेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसे H+ ज्यादा आएगा, H+ ज्यादा आएगा तो वो OH माइनस को इजीली न्यूट्रलाइज करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड इजीली शिफ्ट होगी, तो ऑरेंज रेड कलर मुझे इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों केस हो गया कि मिथाइल ऑरेंज वर्क्स बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। रीजन, स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ अच्छे से आएगा, वो OH माइनस को अच्छे से न्यूट्रलाइज करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, मुझे ऑरेंज रेड कलर इजीली देखने को मिलेगा। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों pH ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारा कौन है बच्चों? एसिडिक इंडिकेटर है, वो इस तरह से आयनाइज होगा। मुझे इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है, क्योंकि ये वीक है। हमने पढ़ा ना, ऑस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग इंडिकेटर जनरली वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है। तो बच्चों इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लिख रहे हैं Ka, क्योंकि ये एसिड है, और इसको बच्चों Ki से भी डिनोट करते हैं। Ki बोलो बच्चों, या आप Ka बोलो, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, और नॉर्मली हम एसिड के लिए Ka तो लिखते ही हैं। नाउ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे यहां से H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मैं इसको इधर ले गया, इसको नीचे ले आया। अब क्या करेंगे? टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन ठीक है हमने देखा, बट हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, डेरिवेशन हमें नहीं करना होता है बार बार। ये है बच्चों आयनाइज फॉर्म, और ये है अनआयनाइज फॉर्म। ये जनरल हमने फॉर्म लिख दिया, pH फॉर एसिडिक इंडिकेटर का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे POH और बेसिक इंडिकेटर की बात करते हैं। ये बेसिक इंडिकेटर है, इस तरह से आयनाइज होगा। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये बच्चों आयनाइज फॉर्म, ये अनआयनाइज फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला आ गया। और अगर pH निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? 14 माइनस POH कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, pH ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, POH ऑफ बेसिक इंडिकेटर।
नाउ पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, जैसे हमने बफर का पढ़ा था ना बच्चों, एक रेंज बना दी जाती है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट उस रेंज के अंदर अगर है तो हम बोल देंगे कि वो एक्शन करेगा बफर की तरह। वैसे इंडिकेटर कब अच्छे से वर्क करेगा, किस रेंज के अंदर वर्क करेगा, वो बच्चों सेम जैसे हमने बफर में किया था सेम वही उसी तरह से हम रेंज बनाएंगे यहां पर कि ये 1:10 में एक बार लेंगे, एक बार 10:1 में लेंगे। तो बच्चों सेम जैसे बफर में पढ़ा था पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस माइनस 1 आया था, वैसे सेम पीएच इक्वल्स टू पीके इंडिकेटर प्लस माइनस 1। ठीक है, ऐसे बच्चों बेसिक इंडिकेटर के लिए कॉन्सेंट्रेशन का रेशो एक बार 1/10 और एक बार 10/1, तो पीओएच इक्वल्स टू पीकेआई प्लस माइनस 1। तो जैसे हमने बफर में पढ़ा था सेम यहां पर एक रेंज बना दी गई, एक बाउंड्री बना दी गई कि उस रेंज के अंदर है तो वो एज ए इंडिकेटर वर्क करेगा, कलर चेंजेस करेगा और हमें पता लगेगा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ठीक है बच्चों बात करते हैं हम न्यूट्रल कंडीशन फॉर इंडिकेटर, नो वर्किंग कंडीशन। तो एक्चुअली जब एसिडिक इंडिकेटर में बच्चों HIN और IA- का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, जब दोनों 1:1 रेशो में हो जाते हैं तो फिर इंडिकेटर वर्क नहीं कर पाता है एसिडिक इंडिकेटर, न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है बच्चों। दैट इज अगर हम बात करें तो उसका pH इज इक्वल्स टू हो जाता है pKi। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में बच्चों इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। बेसिक इंडिकेटर की बात करें तो अब हमारे पास यहाँ जो POH है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, pKi के इक्वल हो जाएगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल यानी 1:1 रेशो में हो जाते हैं, इसे न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब बच्चों ये कुछ पीएच रेंज हैं, वर्किंग पीएच रेंज हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि एसिडिक मीडियम में वो ऑरेंज रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। मेनली बच्चों हमें ये दो याद रखने मेनली, बट मिथाइल रेड और फिनॉल रेड भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो इनके कलर गिवन है, इनका पीएच रेंज गिवन है, इस पीएच रेंज में ये वर्क करते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना पीएच रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर एंड बेसिक इंडिकेटर, तो इस रेंज में अगर है तो ये एज ए इंडिकेटर वर्क करते हैं, अगर इस रेंज के बाहर चले गए तो ये इंडिकेटर की तरह वर्क नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये बात समझाई थी कि वीक, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मिथाइल ऑरेंज, मैंने कहा था मिथाइल ऑरेंज बहुत अच्छे से कब वर्क कर पाएगा, जब एसिड कौन हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन कब अच्छे से वर्क कर पाएगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो। ये मैंने आपको समझाया था रीजन भी। ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम इजीली फॉरवर्ड शिफ्ट हो पाए। और ये इनका पीएच रेंज है टाइट्रेशन का बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर है जिसको आप टाइट्रेट कर रहे हो, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों इसमें सारे इंडिकेटर्स वर्क कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो इक्विलिब्रियम इजीली फॉरवर्ड शिफ्ट हो पाएगा, तो कलर चेंज हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सारे इंडिकेटर्स वर्क कर पाते हैं। क्लियर बच्चों, ये हमें लर्न करना है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। काटना है ओके बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं टाइट्रेशन के। टाइट्रेशन हमेशा तभी पॉसिबल होता है जब एक एसिड हो और एक बेस हो, मतलब अपोजिट सॉल्यूशन हो। फॉर एनी टाइट्रेशन ओनली दैट इंडिकेटर इज सुटेबल इफ देयर वर्किंग पीएच रेंज इज इन पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। जैसा मैंने आपको बताया था रेंज के अंदर है, पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन के अंदर है, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इक्विवेलेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस आर ऑलवेज सेम। बिल्कुल सही, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, न्यूट्रलाइजेशन खत्म होगा। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टाइट्रेशन। बिल्कुल सही, जैसा हमने न्यूमेरिकल सेक्शन में स्टडी किया था, ये उसी की बात कर रहा है बच्चों की जो ज्यादा H+ फ्री बचेगा तो एसिडिक, OH- बचेगा तो बेसिक, है ना, तो उसी से हमें डिसाइड होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ HCN एंड KOH? इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों यहां से पूछे जाते हैं। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बताओ मैंने आपको क्या बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो बच्चों ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोल्फथैलीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर। तो आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। क्लियर, तो आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। स्ट्रॉन्ग बेस अगर है और साथ में वीक एसिड है तो फिनोल्फथैलीन इज अ बेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ NH4OH एंड HCl? तो आपको क्या देखना है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने आपको बताया था मिथाइल ऑरेंज इज द बेस्ट इंडिकेटर या सुटेबल इंडिकेटर। तो ये वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन सब में बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने लिया हुआ है तो मिथाइल ऑरेंज इज अ सुटेबल इंडिकेटर। तो
तो आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिनोल्फथैलीन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिनोल्फथैलीन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर बच्चों हमसे पूछ लिया जाए दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो बच्चों सारे इंडिकेटर्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम इजीली फॉरवर्ड शिफ्ट हो पाएगा। तो अब इसमें कौन बेस्ट इंडिकेटर है, तो बच्चों फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल रेड, मिथाइल रेड, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सब सुटेबल होंगे। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4। फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर सुटेबल। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं अब। अ सर्टेन एसिडिक इंडिकेटर आपको गिवन है, उसका पीएच आपको गिवन है 5.53। 25% ऑफ द इंडिकेटर एग्जिस्ट्स इन इट्स आयनाइज्ड फॉर्म, कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द इंडिकेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। सबसे पहले तो एसिडिक इंडिकेटर है तो इसकी पीएच का फॉर्मूला बच्चों में पता है, ये इसकी पीएच का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आयनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। और एसिडिक इंडिकेटर है तो मान लेते हैं फिनोल्फथैलीन है, लेट। ठीक है, तो ये फिनोल्फथैलीन हम लेकर चल रहे हैं, लेट एसिडिक इंडिकेटर हमने मानकर चल लिया फिनोल्फथैलीन। ठीक है, लेट एसिडिक इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन मानकर चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 25% ऑफ द इंडिकेटर एग्जिस्ट इन इट्स आयनाइज्ड फॉर्म। आयनाइज्ड फॉर्म में सिर्फ उसका 25% एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 25% का मतलब कितना हो गया बच्चों, 0.25। 25% का मतलब हो गया 0.25। तो आयनाइज्ड फॉर्म जो है उसका वो 0.25 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इतना फॉर्म हो रहा है। तो फिर बच्चों ये जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो कितना रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये अगर 0.25 फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब इसने 0.25 रिएक्ट किया होगा, ये हम मानकर चलेंगे मैक्सिमम। तो इसने 0.25 रिएक्ट किया होगा तभी तो बच्चों 0.25 फॉर्म होगा। तो ये कितना लेफ्ट बचेगा, 0.75। तो आयनाइज्ड फॉर्म 0.25 है और अनआयनाइज्ड फॉर्म 0.75 है। अब मैं बच्चों इसको यहां वैल्यू पुट कर दूंगा। पीएच मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5.53। मुझे ये के आई निकालना है बच्चों। ठीक है, प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म का कितना गिवन है कॉन्सेंट्रेशन, 0.25। अनआयनाइज्ड फॉर्म कितना बचा है बच्चों, 0.75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5.53 इक्वल्स टू पी के आई प्लस लॉग, ये कितना हो जाएगा, लॉग 1/3। लॉग 1 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो पी के आई लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो log 1 की वैल्यू 0, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। यहां से बच्चों मेरे पास पी के आई आ गया 1। आप इस 0.47 को इधर लेकर आओगे तो मेरे पास पी के आई कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। यहां से मेरे पास पी के आई आ गया 6, इसको इधर लेकर आए हम, ऐड किया, पी के आई आ गया 6। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे के आई निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं पी के आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग के आई होता है। यहां नीचे बेस क्या होता है बच्चों, यहां नीचे बेस क्या होता है 10। तो मुझे लॉग हटाना है, मतलब एंटी लॉग लेना है। तो क्या करते हैं, ये 10 इधर जाएगा तो के आई इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस होता है ये ऑब्वियस सी बात है माइनस भी इधर आ जाएगा, तो 10 टू दी पावर -6, दैट इज द बच्चों आंसर इज द, ये हमारा आंसर आया। समझ में आया बच्चों? एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसिडिक इंडिकेटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने लेट कर लिया फिनोल्फथैलीन। आयनाइज्ड फॉर्म 25% एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0.25 कॉन्सेंट्रेशन उसकी फॉर्म हो रही है। ये 0.25 कब फॉर्म होगा, जब ये 0.25 रिएक्ट करेगा। तो ये कितना लेफ्ट होगा बच्चों, 0.75। तो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गया, इसको डिवाइड किया, ये आया 1/3। log 1/3, log 1/3, log 1 माइनस log 3। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। log 3 की वैल्यू 0.47 या हम 0.48 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.48 0.47 ले सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब
ये -0.7 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। हमें Ki की वैल्यू निकालनी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है इंडिकेटर का, तो Pki इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ लॉग Ki, तो मुझे एंटी लॉग लेना है, ये माइनस भी इधर आ जाएगा और जो भी बेस होता है वो इधर, जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज पावर में आ जाती है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया कितना 10⁻⁻6, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट आ गया बच्चों इंडिकेटर का। अच्छा एक इजी सा क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। A 1 liter solution of NaOH has pH 13. How many moles of NaOH should be removed so pH becomes 12? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम लोग, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो एक्चुअली NaOH का आपको pH गिवन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें से कितने मोल्स हटा लिए जाएं कि उसका फाइनल pH 12 हो जाए। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे pOH निकालना होगा इनिशियली, मुझे इनिशियली pH गिवन है 13, तो इसका इनिशियल pOH कितना होगा 14 माइनस pH दैट इज 1। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻ pOH। तो मेरे पास pOH आ गया 1, तो OH कितना आ गया 10⁻⁻1। ये बच्चों मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई OH माइनस की। ये बच्चों भी हमारा सारा क्या चल रहा है, इनिशियल चल रहा है। जो मुझे इनिशियल वैल्यू गिवन है pH 13, उस pH 13 को पहले मैंने pOH में कन्वर्ट किया, फिर मैंने pOH से OH माइनस की कंसंट्रेशन पता की। अब मोल्स इक्वल्स टू हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर, कॉन्सेंट्रेशन बच्चों मेरे पास इतनी आ गई, तो मेरे पास मोल्स आ गए 0.1। ये बच्चों इनिशियल मोल्स मुझे पता है, फाइनल मोल्स भी अब मैं पता कर लूंगा, तो डिफरेंस निकाल लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कितने मोल रिमूव हुए हैं। तो अब फाइनल पीएच मुझे गिवन है, सेम कॉन्सेप्ट अब हम फाइनल पीएच के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइनल पीएच जो है, तो फाइनल पीएच जो है बच्चों वो पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, यानी कि 14 माइनस 12 दैट इज फाइनल पीओएच मेरे पास आ गया 2। अब इस फाइनल पीओएच को मैं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करूंगा थ्रू दिस, तो बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है यहां तक। अब मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो सेम बच्चों मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि वॉल्यूम कितना है 1 है, यानी हो गया 0.01। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास फाइनल मोल्स है 0.01, इनिशियल मोल है 0.1। तो ऑब्वियस ही बात है पहले वाले मोल्स ज्यादा हैं, बाद वाले मोल्स कम हैं, तो बच्चों मोल्स कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो हाइयर माइनस लोअर, हाइयर मोल माइनस लोअर मोल, या इनिशियल मोल माइनस फाइनल मोल। तो बच्चों इतने मोल्स हमने रिमूव किए हैं। तो इसी टाइप से बच्चों एसिड के लिए भी बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इस वेराइटी का क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ आया। पहले हमने इनिशियल पीओएच निकाला, उससे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, मोल इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में 1 लीटर गिवन है। यहां से मेरे पास मोल्स आ गए क्योंकि वॉल्यूम 1 है 0.1। फाइनल जो पीओएच है वो भी मैंने फाइंड आउट कर ली बच्चों। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻2, तो मोल इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में 1 लीटर गिवन है। फाइनल मोल्स इतने आ गए, तो मोल्स कितने रिमूव हुए, इनिशियल माइनस फाइनल, इतने मोल्स रिमूव हुए हैं। समझ में आया बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं। सॉल्युबिलिटी हमें गिवन है XOH होल ट्वाइस की वाटर में। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ XOH होल ट्वाइस इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 9। एक बफर सॉल्यूशन है जिसकी pH हमें गिवन है। अब इस सॉल्यूशन में XOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमको पढ़ने में, बट इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले XOH होल ट्वाइस इस तरह से आयनाइज होगा बच्चों, ये हमें अच्छे से आयनाइज करना आता है। इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो इसके 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2S। ठीक है, अब अगर मुझे इसका KSP लिखना हो तो हम जानते हैं बच्चों KSP इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे हम, X+2 में पावर में इसका कॉफिशिएंट, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पावर में इसका कॉफिशिएंट, इसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S,
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4s³। क्लियर है यहां तक। अब केस पी मुझे क्वेश्चन में बच्चों सॉल्युबिलिटी हमें गिवन है वाटर में, दैट इज 3 × 10⁻⁵ सॉल्युबिलिटी मुझे गिवन है। तो s की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने यहां पुट कर दी। सॉल्व किया, मेरे पास केस पी आ गया बच्चों। मुझे क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी गिवन है तो मेरे पास यहां से केस पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब केस पी का रिलेशन बच्चों मैंने आपको बताया, इसे भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मेरे पास बच्चों क्वेश्चन में बफर सॉल्यूशन की पीएच गिवन है, तो मैं पीओएच निकाल सकता हूं क्योंकि ये बेसिक है। ऑब्वियस सी बात है, पीएच 9 मतलब 7 से ज्यादा है, रूम टेम्परेचर मान के चल रहे हैं तो बेसिक है। तो ऑब्वियस सी बात है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और हमें यहां पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, ये बेस है बच्चों। ठीक है, तो pH 9 यानी बेसिक, और ये भी कौन है बच्चों, बेसिक है, OH माइनस है। तो POH निकालेंगे 14 माइनस pH दैट इज 5। तो बेसिक जो बफर है हमारे पास उसका POH आ गया बच्चों 5। यहां तक क्लियर है। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5। ओके, अब केस पी बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, जैसा मैंने आपको सिखाया यहां पर अभी। ठीक है, यहां तक केस पी की वैल्यू में बच्चों फाइंड आउट कर चुका हूं। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली चेंज नहीं होती है। एक पर्टिकुलर अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, पर्टिकुलर अगर आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसमें केस पी की वैल्यू सेम रहेगी जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर देते हो। तो एक्चुअली बच्चों यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएसपी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो केएसपी बच्चों सेम रहेगा। अब हम उस केएसपी की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई, यहां से मेरे पास X+2 की कॉन्सेंट्रेशन में फाइंड आउट कर लूंगा। ये हो जाएगा 10⁻⁻10, इसको नीचे डिवाइड करेंगे। अब ये -10 ऊपर जाकर प्लस, ये मेरे पास आ गया। ये बच्चों मेरे पास क्या आया, मोल पर लीटर। तो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, ये मेरे पास आंसर आ गया बच्चों सॉल्युबिलिटी का। तो हमने क्या किया, हमें सॉल्युबिलिटी गिवन था, ठीक है, हमने उससे बच्चों क्या निकाल लिया, केएसपी। अब हम जानते हैं केएसपी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केएसपी की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली, यहां से मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों। समझ में आया, क्लियर है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2 इन वाटर, आपको केएसपी गिवन है PbCl2 का। व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl नेसेसरी टू प्रेसिपिटेट PbCl2 फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m Pb+2 आयंस। ये बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट कराया हुआ क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है। तो देखते हैं बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, तो PbCl2 इस तरह से आयनाइज होगा, इसका केएसपी बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये S ये 2S। अब मैंने केएसपी की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, यहां पर Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.01, वो मैंने पुट कर दिया। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों मैंने यहां से निकाली, तो ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, मेरे पास Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। वो बच्चों पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। तो बच्चों एक्चुअली HCl जब आयनाइज होगा तो इस तरह से आयनाइज होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन HCl की रिक्वायर होगी। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हम कितना Cl माइनस बाहर से मिलाएं जिससे कि हमें प्रेसिपिटेशन मिल जाए। तो देखो बच्चों मेरे पास Cl माइनस की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻2। हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन के लिए QSP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP, ये हमने पढ़ा हुआ है कि QSP की वैल्यू KSP से ज्यादा होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। क्लियर है। तो बच्चों Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास, अगर मैं इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है Q की वैल्यू बढ़ जाएगी, और Q बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अब इन चारों ऑप्शन में से बच्चों हमें 10⁻⁻2 से जो ज्यादा वैल्यू है ना वो हमें टिक करनी है इस क्वेश्चन में। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते अभी, हम ज्यादा कम बता सकते हैं। तो इन चारों में से एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो 10⁻⁻2 से ज्यादा वैल्यू होगी। ये बच्चों कम है, ये बराबर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻2। तो इसलिए बच्चों हमारे पास यहां आंसर हो गया थर्ड।
समझ आया? तो Cl- की कॉन्सेंट्रेशन जो है, इससे अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो Q बढ़ जाएगा, और Q बढ़ जाएगा तो इतना Cl- यानी 10⁻⁻² से ज्यादा Cl- अगर आप दे देते हो तो Q की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक और देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ सेंटीमोलर BOH होल ट्वाइस। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। BaOH होल ट्वाइस कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज की बात कर रहा है, तो बच्चों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज में क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट इज N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब हम नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू जानते हैं, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। इसका वॉल्यूम हमसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर होगा जिससे कि BOH होल ट्वाइस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। दैट इज टाइट्रेशन बच्चों। तो ये हम एक्चुअली टाइट्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये अगेन मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसका वॉल्यूम बच्चों मुझे क्वेश्चन में गिवन है 50 ml। ये बच्चों में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली मुझे दोनों की मोलैरिटी गिवन है और हमें चाहिए नॉर्मेलिटी, और गिवन है मोलैरिटी। तो अब बच्चों सेमी मोलर, सेमी का मतलब होता है 1/2, सेमी का मतलब होता है 1/2। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? 2। इसका वॉल्यूम हमसे पूछा है सेंटी मतलब 1/100, 1/100। मोलैरिटी गिवन है बच्चों। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू 50। तो बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो V1 आ गया मेरे पास 1 ml। तो इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा बच्चों। तो आंसर हो गया 1 ml। क्लियर है? तो दोनों के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए हमने। इसकी मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी निकाल ली। इसकी मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी निकाल ली। तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, वॉल्यूम बचा 1 ml H2SO4 का। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। pH ऑफ 0.1 KCN सॉल्यूशन। बच्चों KCN कौन है? KCN इज ए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सॉल्ट है। अब बच्चों हमें यहां पर आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन नहीं है, अल्फा गिवन नहीं, कुछ और वैल्यूज गिवन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो यहां सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कम ज्यादा बता सकते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर हम मानकर चल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट का पीएच बच्चों हमने पढ़ा था जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों मोर देन 7। दैट इज आंसर इज 3rd।